नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। इसके पहले हमने विश्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। विश्व की जनसंख्या घनत्व, प्रतिरूप और वितरण को हमने समझा था। आज हम भारत की जनसंख्या पढ़ेंगे, भारत की जनसंख्या का इतिहास और भारतीय जनगणना 2011 को हम पढ़ेंगे। भारत और विश्व का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। भारत की जनसंख्या का इतिहास। भारत में कब पहली बार जनगणना हुई और किन देशों में पहली बार जनगणना हुई, तो उसको हम देखते हैं बच्चों। भारत विश्व में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में होती है 1749 ईस्वी में। स्वीडन में पहली जनगणना होती है। उसके बाद बच्चों अमेरिका में होती है। विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में 1790 ईस्वी में होती है। बच्चों दोनों बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि सबसे पहले जनगणना कहाँ होती है। स्वीडन में होती है 1749 ईस्वी में। उसके बाद दशकीय जनगणना होती है अमेरिका में। दशकीय जनगणना से हमारा मतलब है प्रति 10 वर्ष के पश्चात जो जनगणना होती है उसको दशकीय जनगणना कहते हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में दशकीय जनगणना ही होती है। तो इसका चलन अमेरिका से शुरू हुआ, 1790 ईस्वी से शुरू होता है। उसके बाद बच्चों इंग्लैंड में सर्वप्रथम जनगणना जो दशकीय जनगणना है 1801 में होती है। इंग्लैंड में 1801 में होती है और भारत में 1872 में दशकीय जनगणना होती है। 1872 में असल में बच्चों उस समय जो है इंग्लैंड के अधीन अपना भारत देश था। तो भारत देश अधीन था तो भारत में जनगणना का काम अंग्रेज़ों ने ही कराया। तो भारत की सर्वप्रथम यानी कि प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद बच्चों भारत में दशकीय जनगणना का भी चलन शुरू होता है। दशकीय जनगणना अर्थात 10 वर्षों में एक बार जनगणना। तो 1881 ईस्वी से 1881 से दशकीय जनगणना सबसे पहले 81 में होती है। तो 81 से शुरू होती है। तो बच्चों सबसे पहले जनगणना 1872 में होती है और दशकीय जनगणना सबसे पहले 1881 में होती है और फिर 81 से प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होती है। दशकीय जनगणना 1891 में होती है, फिर उसके बाद 1900 में होती है, 1911 में होती है, 1921 में होती है। इसी तरीके से जनगणना अभी तक 2011 तक लगातार होती चली आई और 2011 की जनगणना जो है 14वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना जो है ये 14वीं जनगणना है। दशकीय जनगणना अगर जोड़ा जाए तो दशकीय जनगणना के हिसाब से 14वीं जनगणना 2011 की जनगणना है बच्चों। बच्चों उसके बाद हम देखते हैं भारत और विश्व के संदर्भ में भारत की जनसंख्या को देखते हैं। तो बच्चों भारत का क्षेत्रफल जो है 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उसके बाद बच्चों यहाँ ये जो है विश्व का 2.4% क्षेत्र है। ये 32 लाख वर्ग किलोमीटर जो ये हमारा क्षेत्र है भारत का, ये विश्व का मात्र 2.4% क्षेत्र ही है। जैसे कि अगर हम पूरी पृथ्वी को 100% मान लें तो हमारे भारत देश का हिस्सा मात्र 2.4% ही है। तो बच्चों भारत का क्षेत्रफल 32 लाख और इसका हिस्सा जो है परसेंट में निकालें तो 2.4% है। भारत की जनसंख्या बच्चों विश्व की जनसंख्या में 121.08 करोड़ है। यानी कि भारत की जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है और विश्व की जनसंख्या का बच्चों 17.5% है। ये विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। उसके बाद ये दूसरा कह सकते हैं कि विशालतम देश है। पहला विशालतम जनसंख्या के हिसाब से देश चीन है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे देश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारा स्थान 2.4% है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से हमारा स्थान 17.5% है। यानी कि हमारे 2.4% भाग में विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है। तो कह सकते हैं हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश की जलवायु भी जनसंख्या के हिसाब से जो है सम अनुकूल पाई जाती है। अर्थात यहाँ मैदान है, नदियाँ हैं, खनिज हैं, उपजाऊ मिट्टी है। तो जनसंख्या के लिए भी उपजाऊ माहौल मिलता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। और अन्य देशों में आप देखेंगे कहीं कहीं जनसंख्या के लिए एक सही जो है आवास नहीं है, सही जलवायु नहीं है, जिससे आप पिछले
चैप्टर में आपने देखा विश्व की जनसंख्या के प्रतिरूप में कैसे विश्व में जनसंख्याएं बटी हुई हैं, कहाँ पर बहुत कम जनसंख्याएं हैं, कहाँ पर अधिक जनसंख्या का जमावड़ा लगा हुआ है। और बच्चों आइए आगे हम देखते हैं जनसंख्या के इतिहास में, आगे देखते हैं बच्चों। 17वीं सदी आरंभ में जो है हमारे भारत देश में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या थी। 17वीं सदी आरंभ में हमारे भारत देश में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या मात्र ही थी बच्चों, ठीक है। उसके बाद 1872 जो हमारी जनगणना होती है, प्रथम जनगणना 1872 में जब होती है बच्चों, तब जो है जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 25 करोड़ हो जाती है। 1872 में हमारी जनसंख्या 25 करोड़ हो जाती है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखा जाए कि जनगणना हमारी किस प्रकार से बढ़ी, किस प्रकार से घटी, जनसंख्या किस वर्ष तक बढ़ती रही और किस के वर्ष के बाद जो है मध्यम गति से बढ़ी और किस वर्ष के बाद थोड़ा सा स्थिर आया जनसंख्या गति में, जनसंख्या बढ़ने की गति में, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। स्थिर जनसंख्या अवधि, स्थिर जनसंख्या अवधि का काल होता है 1901 से लेकर के 1921। तो हम भारत की जनसंख्या को इस 3 भाग में बांट सकते हैं मोटा माटी अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो स्थिर जनसंख्या की अवधि या स्थिर जनसंख्या का काल 1901 से लेकर 1921 के बीच में बच्चों, इस समय क्या होता था, मृत्यु दर जो है बहुत अधिक थी। मृत्यु दर को आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर बहुत ही अधिक थी। जन्म दर भी बहुत ही अधिक थी, जन्म दर भी बहुत ही अधिक थी, दोनों बहुत अधिक थे, इसलिए जनसंख्या बढ़ी नहीं, जनसंख्या लगभग स्थिर रही। तो जब जन्म जितनी हो रही है उतने लोग ही मर जा रहे हैं बच्चों, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, लगभग स्थिर रहेगी, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी हर वर्ष। तो बच्चों कहा जाता है कि उस समय जन्म दर लगभग 49 थी और मृत्यु दर लगभग 40 थी। तो 49 से मतलब है कि 1000 लोगों के बीच में 49 लोग प्रतिवर्ष पैदा होते थे, जन्म लेते थे 49 लोग, और 40 लोग प्रतिवर्ष जो है मृत्यु को प्राप्त कर जाते थे। तो इसलिए अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ष 9 ही लोग जो है 9 लोगों की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से जनसंख्या बहुत ही स्थिर तरीके से बढ़ती रही। और इसके पीछे का कारण की बात करें बच्चों तो 1901 से लेकर के 21 के बीच में हमारे भारत देश में अकाल पड़ता है, ठीक है, सूखा पड़ता है, खाद्यान्नों की कमी रहती है, थोड़ा गरीबी भूखमरी भी रहती है। और साथ में बच्चों इसी दरमियान विश्व युद्ध भी होता है बच्चों, तो विश्व युद्ध में बहुत सारे सैनिक भी जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद हम देखते हैं कि मृत्यु दर बहुत ही अधिक थी, जन्म दर भी अधिक थी, तो जनसंख्या बच्चों स्थिर गति से बढ़ती रही। अगला काल आता है हमारा धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या अवधि, मतलब मध्यम गति से बढ़ती जनसंख्या अवधि कह सकते हैं बच्चों। इस दरमियान जनसंख्या थोड़ा धीमे बच्चों जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है। इस समय क्या होता है कि जो महामारी का अटैक था वो कम हो जाता है, अकाल पड़ा था, अकाल समाप्त हो जाता है बच्चों, थोड़ा बहुत चिकित्सा व्यवस्था में भी सुधार होता है, तो लोगों तक जो है खाद्यान्न की थोड़ा पहुँच भी सुलभ होती है। तो इस प्रकार से बच्चों थोड़ा जनसंख्या बढ़ना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा काल आता है, तो तीसरा काल बच्चों तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या अवधि, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या अवधि। इस दरमियान बच्चों 1951 से लेकर 2011 के बीच में लगातार तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती चली आ रही है बच्चों। तो इस दरमियान होता क्या है बच्चों, हमारा देश आज़ाद हो जाती है। इस समय हमारा देश आज़ाद हो गया रहता है और लगभग हर व्यक्ति के पास जो है कोशिश की जाती है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पहुंच हो, यानी कि 2 टाइम का भोजन लोगों के पास पहुंचे। इस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था को कुछ सुधारा भी जाता है और धीरे धीरे चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो रही है। वर्तमान में हर व्यक्ति के पास 2 टाइम का भोजन लगभग है और चिकित्सा व्यवस्था तक पहुँच है, निःशुल्क चिकित्सा मिल रही है। तो बच्चों तेज़ी से जनसंख्या जो है बढ़ने लगती है। अब लोग जो है भुखमरी से नहीं मरते हैं और लोग जो है अकाल से नहीं मर रहे हैं, लोग बहुत कम बीमारी से मर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और जन्म दर में थोड़ा सा कमी भी आई है, जिस तरीके से लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो बच्चों 1951 से लेकर के 2011 के बीच जन्म दर लगभग 30 है और मृत्यु दर
14 हो गई है। प्रति 1000 व्यक्ति में 14 लोग मर रहे हैं और 30 लोग पैदा हो रहे हैं। जब बच्चों 30 लोग पैदा हो रहे हैं और 14 लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं तो जनसंख्या जाहिर सी बात है तेजी से बढ़ेगी। तो बच्चों ये प्रक्रिया है। तो इन्हीं मृत्यु दर पर हमने लगभग काफ़ी कंट्रोल किया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम मरेंगे नहीं, हम प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन लोग जब किसी बीमारी से, दुर्घटना से मर जाते हैं तो किसी देश और समाज के लिए जो है एक अच्छा संकेत नहीं होता है। बच्चों इसी तरीके से जब धीमी गति से जनसंख्या बढ़ रही थी तो इस अवधि में बच्चों मृत्यु दर थी 27 और 40, यानी कि बच्चों जन्म होता था 40 लोगों का, जन्म 40 लोगों का होता था और मृत्यु जो है 27 लोगों की होती थी। ये था 1921 से 51 के बीच के पीरियड का जो है डाटा। तो 40 लोग जन्म लेते थे और 27 लोग मृत्यु को प्राप्त करते थे। तो इस समय भी थोड़ा थोड़ा जनसंख्या बढ़ने लगी थी। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान के हिसाब से अगर देखा जाए 1951-2011 के बीच में बच्चों 30 लोगों का जन्म होने लगा और 14 लोगों की मृत्यु होने लगी। तो एक जो है एक लगभग एक आंकड़ा दिया गया है समझने के लिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी जनसंख्या में ऐसा उतार चढ़ाव होता रहा। और उसके बाद बच्चों वर्तमान में हमारी जनसंख्या 121 करोड़ के करीब पहुंच गई है और हम विश्व में लगभग जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और हमें लगता है अगली जनगणना जब होगी तो हमारा स्थान पहला होगा, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। बच्चों देखिए भारत के जनघनत्व के बारे में हम देखते हैं। भारत का जनघनत्व जो है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। बच्चों 382 व्यक्ति, जनघनत्व क्या होता है आप पिछले चैप्टर में आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। बच्चों 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ भारत देश में। अब हम तुलना करते हैं अन्य देशों में भी किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, कितने जनघनत्व में। तो बच्चों यहाँ पर सब रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको ऐसा प्रश्न मिल सकता है कि निम्न में से किन देशों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, या निम्न देशों के जनसंख्या घनत्व को आरोही अवरोही क्रम में सजाइए। तो आप ये जो है बड़े जितने देशों के हमने नाम लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देश हैं, तो इन्हीं देशों में से आपको लगभग मिल जाएगा। पाकिस्तान, तो बच्चों भारत में 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अन्य देशों में हमारा पड़ोसी देश चीन, यहाँ पर बच्चों 135 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में लोग रहते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो भारत से कम है। उसके बाद बच्चों हमारे एशिया का ही जापान देश है, जापान विकसित देश है, ठीक है। जापान में 337 लोग 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में रहते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, इसलिए जो है लोग रह रहे हैं। बाकी यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर काफ़ी कम है, ठीक है बच्चों। और चीन में बच्चों क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए अगर क्षेत्रफल से जब लोगों की संख्या का जब तुलना किया जाता है तो जनघनत्व जो है कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जनघनत्व 135 है, निकल के आता है। बांग्लादेश में बच्चों 927 लोग 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में रहते हैं। पाकिस्तान में 214 लोग रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व तो भारत से कम है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व तो भारत से ज़्यादा है। जापान का जनसंख्या घनत्व तो बच्चों भारत से कम है। जापान का, भारत का जो है 382 है, जापान का 337 है। चीन का भी जनसंख्या घनत्व तो कम है, पाकिस्तान का भी कम है। सिर्फ बांग्लादेश ऐसा है जिसका जनघनत्व तो भारत से बच्चों ज़्यादा है। अब आइए देखते हैं बच्चों, ये देश जो है इनका बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में मात्र 2 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में। कनाडा में मात्र 3 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्र में। रूस में लगभग 9 लोग 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि जैसे 1 किलोमीटर में मात्र 2 ही घर बने हैं, एक ही घर बना है, उसमें 2 फैमिली या 2 लोग रह रहे हैं, एक फैमिली में 2 लोग रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों, 1 किलोमीटर वर्ग में एक घर या एक फैमिली नहीं रह रही है, इस प्रकार से गिनती नहीं होती। आपने पीछे देखा था कि संपूर्ण जो है क्षेत्रफल और जो है जनसंख्या, ठीक है, का अनुपात होता है जो है जनसंख्या घनत्व। तो बच्चों कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया में भूभाग बहुत बड़ा है, लेकिन अधिकांश भूभाग में क्या है, मरुस्थल है, ठीक है बच्चों। मरुस्थल है तो कहीं पे जो है झीलें हैं, ठीक है, रहने लायक स्थान नहीं है, पर पहाड़ है,
ठीक है, पर्वत हैं तो वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। जहाँ पे मैदानी भाग है, जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे जल प्राप्त हो रहा है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। लेकिन संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के भूखंड को जोड़ा जाता है ना, तो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के भूखंड के हिसाब से जो है यहाँ पर लोगों के हिस्से में ज़मीन आती है 2 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों एक जनसंख्या नीति है हमारी 2000 में आती है, 2000 में जनसंख्या नीति आती है बच्चों। इस नीति के अनुसार जो है कहा जाता है कि हम जो है 2045 तक जो है स्थिर जनसंख्या को प्राप्त कर लेंगे। स्थिर जनसंख्या का मतलब यही 1901 से लेकर के 1921 के बीच में जो हमारी जनसंख्या थी स्थिर थी, स्थिर वृद्धि थी। ठीक है, स्थिर वृद्धि थी जनसंख्या में, तो हम उस स्थिरता को 2045 में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बच्चों उस 45 की अवधि को बढ़ा करके 2070 कर दिया गया है, क्योंकि महसूस हुआ जो है कि 2045 तक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो 2070 कर दिया गया है। बच्चों स्थिर जनसंख्या अवधि को हम स्थिर जनसंख्या को हम स्थिरता जनसंख्या में प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1901 से 21 के समय जैसी जनसंख्या का मृत्यु दर और जन्म दर था ऐसा कुछ होने लगेगा, ऐसा नहीं बच्चों। उस समय जो है मृत्यु दर बहुत ही अधिक थी, जन्म दर भी अधिक था। यहाँ पर हम जन्म दर को कम करेंगे और मृत्यु दर को भी कम करेंगे। ठीक है, कम करके स्थिरता प्राप्त करेंगे, ना कि मृत्यु दर को बहुत ही बढ़ा के स्थिरता प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर जन्म और मृत्यु दोनों को ही बहुत ही कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 2011 जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों सर्वाधिक जनसंख्या हमारे किस राज्य में, इसको हम देखते हैं। राज्यों में जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है बच्चों। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ जनसंख्या रहती है बच्चों। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जनसंख्या बच्चों 11 करोड़ जनसंख्या है। महाराष्ट्र के बाद बच्चों बिहार में है 10 करोड़ जनसंख्या रहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद बच्चों बिहार है। ठीक है बच्चों, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या में बच्चों कौन सा, न्यूनतम में आप देख रहे हैं सिक्किम है। सिक्किम के बाद बच्चों मिजोरम है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, उसके बाद मिजोरम में बच्चों। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम बच्चों। ठीक है, और सिक्किम के बाद कम जनसंख्या मिजोरम। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए सिमी नाम की कोई एक लड़की है। ठीक है, तो सिमी, ठीक है, जो बहुत ही दुबली पतली है। सिमी नाम की लड़की बहुत ही दुबली पतली है। तो ऐसे मान लीजिए कि जो है न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम मतलब बहुत ही कम खाती पीती है, न्यूनतम खाती पीती है, इसलिए बड़ी दुबली है। तो ऐसे ट्रिक बना लीजिए सिमी। तो सी से जो है सिक्किम हो गया और मी से मिजोरम हो गया। तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, सिक्किम के बाद बच्चों मिजोरम में। उसके बाद बच्चों जनघनत्व देखते हैं। जनघनत्व बच्चों हमारे भारत देश का 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है बच्चों। तो 382 व्यक्ति है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, हम इसको देखते हैं बच्चों। बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। बिहार के बाद बच्चों बंगाल में जनघनत्व है। बच्चों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद बच्चों मिजोरम में है। तो सबसे जनसंख्या घनत्व कम जो है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद बच्चों मिजोरम में है। ठीक है, तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लोग रहते हैं, मात्र 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में। कितना है 17 है। उसके बाद बच्चों मिजोरम है, मिजोरम में 52 लोग ही मात्र रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अगला है बच्चों 10 की वृद्धि मतलब 10 वर्षों में कितने परसेंट हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है बच्चों। 17.7% हमारा ग्रोथ रेट है बच्चों। तो 10 की वृद्धि 17.7% है। हमारे किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, इसको देखते हैं बच्चों। अधिकतम मेघालय में है। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 27.8%। उसके बाद बच्चों अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, इसमें है 26% है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर बच्चों 10 की वृद्धि दर नागालैंड में है बच्चों। उसके बाद केरल में बच्चों, नागालैंड में
नागालैंड में -0.6% है और बच्चों केरल में 4.9% है 10 की वृद्धि दर। बच्चों यहाँ नोट करिएगा, आप ये नोट करिएगा यहाँ पर कि नागालैंड ऐसा हमारा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने की बजाय घट रही है, यानी कि जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, घट रही है। किस रेट से घट रही है? -0.6%। ठीक है, प्रति 10 वर्ष में इतनी जनसंख्या कम हो जाती है, यानी कि जनसंख्या यहाँ पर मृत्यु ज़्यादा हो रही है, लोगों की जन्म कम हो रहा है। ठीक है, ऐसा एक राज्य है भारत का। उसके बाद केरल में 4.9% है 10 की वृद्धि दर। ठीक है, उसके बाद साक्षरता देखते हैं बच्चों। साक्षरता को देखा जाए तो साक्षरता भारत की लगभग 73% है। 73% भारत की साक्षरता है। अब किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता देखते हैं? अधिकतम साक्षरता केरल में बच्चों 94% है। यहाँ के 94% लोग साक्षर हैं। केरल के बाद बच्चों मिजोरम है। मिजोरम में 91.3% लोग साक्षर हैं। और सबसे कम में बच्चों बिहार में है। बिहार में मात्र 61% लोग ही साक्षर हैं। लगभग वहाँ पर 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। उसके बाद बच्चों अरुणाचल प्रदेश में बच्चों 65.4% लोग ही साक्षर हैं। बच्चों इसके बाद लिंगानुपात आता है। लिंगानुपात क्या है बच्चों? लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। ऐसा भारत देश में मापक मान बनाया गया है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाओं की जनसंख्या है। तो हमारे भारत देश में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या ज्ञात किया जाता है लिंगानुपात में। तो बच्चों हमारे यहाँ 1000 पुरुषों के बीच में 943 महिलाएं हैं, यानी कि 1000 पुरुषों का जन्म होता है तो 943 महिलाओं का जन्म होता है। तो बच्चों अधिकतम जो है केरल में लिंगानुपात है। अधिकतम केरल में लिंगानुपात है। अधिकतम से मतलब जो है कि वहाँ पर केरल में महिलाएं ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, 1000 पुरुष हैं तो 1084 महिलाएं हैं। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या का लिंगानुपात है हरियाणा में। बच्चों हरियाणा में 1000 पुरुष हैं तो 879 महिलाएं हैं। 879 महिलाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं लिंगानुपात अगर कहा जाए कहाँ पे है तो केरल में है, सबसे कम हरियाणा में है। बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देखेंगे आप बिहार में जो है जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है। अधिक है जनसंख्या के मामले में भी। और इसके पीछे का कारण बच्चों है कि बिहार में बच्चों गरीबी है, अशिक्षा है। ठीक है, आप देखेंगे आगे बच्चों बिहार में जनसंख्या घनत्व भी बहुत ही अधिक मात्रा में है। इसके पीछे का कारण भी बच्चों यही है कि यहाँ पर लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, ज़्यादा, और यहाँ पर लोगों के पास गरीबी है ज़्यादा। तो बच्चों बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी हिसाब से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए न्यूनतम जो है मिजोरम में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मिजोरम में है बच्चों। यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या भी देख रहे हैं मिजोरम में है। न्यूनतम जनसंख्या बच्चों राज्यों में मिजोरम में है सिक्किम के बाद। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी बच्चों अरुणाचल के बाद मिजोरम में है। ठीक है, जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम ही होगा बच्चों। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, सिक्किम के बाद मिजोरम में कम जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे कम बच्चों मिजोरम में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है। आप आगे मिजोरम को एक जगह और देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं मिजोरम को। मिजोरम यहाँ पर साक्षरता दर के मामले में बच्चों दूसरे स्थान पर है। यानी कि आप यहाँ पर मिजोरम को उठा लीजिए बच्चों। यहाँ मिजोरम को उठा लेते हैं आप मिजोरम को उठा लेते हैं तो देखते हैं मिजोरम का स्थान 2-3 जगह सेकंड पर है। कहाँ सेकंड पर है? देखिए बच्चों, जनसंख्या के मामले में सबसे कम, न्यूनतम जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है सिक्किम के बाद। उसके बाद जनघनत्व के मामले में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है मिजोरम। ठीक है, दूसरे स्थान पर निम्नतम जनसंख्या घनत्व है मिजोरम में, लगभग 52 है। उसके बाद बच्चों देख रहे हैं आप साक्षरता के मामले में अधिकतम साक्षर राज्यों में दूसरे नंबर पर मिजोरम है बच्चों। पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। तो मिजोरम को हम 3 जगह देख रहे हैं, सेकंड रैंक पर है बच्चों, साक्षरता में है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देख रहे हैं जनसंख्या घनत्व निम्नतम में है और जनसंख्या के मामले में भी निम्नतम में दूसरे नंबर पर है।
उसके बाद बच्चों देख रहे हैं आप साक्षरता बिहार में यहाँ पर सबसे कम है, बिहार में जो है साक्षरता सबसे कम है। अब साक्षरता सबसे कम है, यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ठीक है बच्चों। तो एक संबंध होता है, जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर आप देखेंगे साक्षरता कम होगी, गरीबी ज़्यादा होगी। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बच्चों की अगर जनसंख्या कम करना हो तो जनसंख्या में मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाया जाए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, शिक्षा तक पहुंच बनाई जाए, मनोरंजन के साधनों का जो है लोग इस्तेमाल करें, मनोरंजन के साधनों तक लोगों की पहुंच हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गरीबी की या शिक्षा की एक करीबी संबंध है जनसंख्या वृद्धि से। अगर जनसंख्या वृद्धि को कम करना हो, घटाना हो बच्चों, तो गरीबी और अशिक्षा को ख़त्म करना होगा, लोगों तक शिक्षा की पहुंच बनानी होगी, गरीबी को दूर करना होगा, लोगों तक मूलभूत आवश्यकताओं की पहुंच बनानी होगी। तो इस प्रकार से लोग जो है बच्चों जनसंख्या कम बढ़ाएंगे। बच्चों होता क्या है कि जो गरीब व्यक्ति होता है लगभग वो यह सोचता है कि हमारे पास जितनी जनसंख्या है वो हमारा जो है बल है, हमारा धन है। वो जन बल को धन बल समझ लेता है कि हमारे 4 पुत्र हैं तो चारों लोग कमा कर हमको देंगे, अगर 1 पुत्र है तो एक बेटा ही कमाएगा, या 4 बच्चियां हैं, 2-3 बच्चियां हैं तो जो है 2-3 लोग का। बच्चियों के मामले में तो लोग ये मानते हैं कि बच्चियाँ कमाएंगी नहीं, बच्चियाँ लेकर जाएंगी, लगभग लड़कों के मामले में ये धारणा है। तो ये धारणा जो बनी हुई है, तो ये धारणा भी अशिक्षा के माध्यम से ही बनी हुई है। जब वो शिक्षित होंगे तो इस धारणा को खंडित कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बराबर सिर्फ मात्र भारत की जनसंख्या है। बच्चों भारत की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर लगभग उतनी है जितनी ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या है, यानी कि हम भारतवासी जो है उतनी जनसंख्या पैदा कर देते हैं एक वर्ष में जितनी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या है। तो बच्चों ये हमारी जनसंख्या का हाल है, तो ये बेहद ही चिंता का विषय है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा भारत की जनसंख्या के इतिहास और 2011 जनगणना को हमने पढ़ा, समझा। अब हम किसी नए वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।